हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमने हमने इससे पहले तरंग पढ़ी थी और ध्वनि पढ़ी थी, है ना। वेव और साउंड हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो काफी मजेदार थे, और जिससे कि आपको प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प भी मिली होगी। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि है लाइट, प्रकाश। ठीक है। तो प्रकाश को हम देखेंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि फिजिक्स में सारे चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रकाश है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम प्रकाश की, ठीक है, लाइट की। तो लाइट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो लाइट है, वो लाइट एक अनुप्रस्थ तरंग है ना। किस तरह की तरंग है? अनुप्रस्थ। और हम जानते कैसे हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंग है? क्योंकि इसमें प्रा लगा है और इसमें भी प्रा लगा है, तो इससे हमें पता चल जाता है। दूसरी चीज, हमें ये भी पहले से पता है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, वो माध्यम के ऊपर और नीचे गति करती हैं। ठीक है। यानी कि लंबवत गति करती हैं। ठीक है। लंबवत गति करती है। ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हमें पता थी। अब हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं। तो जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश विकिरण के माध्यम में, यानी रेडिएशन के माध्यम में चलता है। ठीक है। विकिरण के माध्यम में चलता है। विकिरण का माध्यम क्या होता है? विकिरण का माध्यम वो होता है जो कि निर्वात में भी गति कर सके, वैक्यूम में भी गति कर सके। यानी प्रकाश जो है वो निर्वात में यानी वैक्यूम में भी गति कर सकता है। ठीक है। और बहुत तेजी से गति करता है एटलीस्ट। यानी जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर प्रकाश धनाधन चलेगा। ठीक है। जहां कुछ है, वहां पर प्रकाश को चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि डेंस माध्यम है, डेंस मीडियम है, सघन अगर माध्यम है, तो सघन माध्यम में प्रकाश की जो चाल है, वो चाल कैसी हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है, या कम हो जाती है। और वहीं पर अगर मैं कहूं कि विरल माध्यम है, तो प्रकाश की चाल जो है वो कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश जो है, वो प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। जैसे कि आपको पता है कि हर तरह की जो वेव होती है, वो हर तरह की वेव एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है। सभी तरह की तरंगे जो है वो ऊर्जा का रूप होती हैं। तो इस तरह से जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो है वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है। ऊर्जा के बंडल के रूप में चलता है। और ये ऊर्जा के बंडलों को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो प्रकाश में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाश में हम बेसिकली दो चीजों को पढ़ेंगे जो आपको ध्यान देनी है। वो दो चीजें कौन सी हैं? कि एक है आपका परावर्तन। ठीक है। प्रकाश में हम क्या क्या देखेंगे? दो चीजों को। एक हम देखेंगे परावर्तन, और दूसरा हम देखेंगे अपवर्तन। अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन, इन दो चीजों को देखेंगे। और ये परावर्तन और अपवर्तन हम किस में देखेंगे? तो जहां परावर्तन में हमें पढ़ना पड़ेगा दर्पण यानी मिरर। ठीक है। और अपवर्तन में हमें पढ़ना पड़ेगा लेंस। ठीक है। लेंस। लेकिन इससे पहले हमें सबसे पहले परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है। तो पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा परावर्तन का नियम। ठीक है। साथ में ही मैं आपको अपवर्तन का नियम भी साथ में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आप बेहतर तरीके से कंपैरिजन कर सकें। ठीक है। तो परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम, ठीक है, अपवर्तन का नियम, इन दोनों नियमों को मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगा। काफी मजेदार रहेगा, मजा बहुत आएगा आपको। चलिए, तो देखते हैं। तो जहां पर मैं परावर्तन की मैं बात करूं, तो परावर्तन में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि ये देखिए, ये जो है वो आपका मीडियम है। ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे? माध्यम कहेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी चीज, ये जो है, ये है आपका अभिलंब। ठीक है। इसको आप अभिलंब कहेंगे या नॉर्मल कहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो है, ये है आपकी आपतित किरण। ठीक है।
आपतित किरण, और ये जो है ये है आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये, अब मैं एक एक बार और मैं लिख देता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल कहेंगे। ये है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण। ये है आपकी परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और ये है आपका माध्यम, माध्यम। क्लियर। अब देखिए परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है। परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि यहाँ पर आपको कितनी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर आपको दिख रही है आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आपतित किरण है। ये है आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपको दिख रहा है अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आप देखिएगा, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित है। ठीक है, पहला नियम तो ये कहलाता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे, ये जो है वो आपतन कोण है। ठीक है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा परावर्तन कोण। ठीक है, ये जो है आपका आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर रहे। सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले हमने बात करी कि भाई ये जो है वो, ये आपका माध्यम है, ये अभिलंब है। ठीक है, ये आपका आपतन कोण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो हमने बात करी कि अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये तीनों ही जो है वो एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण आर। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो कहेगा कि यदि आपतन कोण का मान जो है वो 40 है तो परावर्तन कितना होगा। तो हमें पता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अगर वो कहे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अंतर कितना है, तो देखो ये 40 है, ये 40 है, तो अंतर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अंतर हो जाएगा 80। ठीक है, 40 और 40 जुड़ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और सीधा बेसिकली भी पूछ लिया जाता है कि आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है आपका परावर्तन के दो नियम। कौन कौन से, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ देख लो आप, एक ही तल में है ये। और दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम की। ठीक है, तो अपवर्तन का नियम क्या कहता है। अपवर्तन का नियम देखिए, यहाँ पर चीजें वही हैं इसमें भी। ठीक है, तीन चीजें तो आपकी सेम है। ठीक है, मीडियम वही है, अविलंब वही है, और आपका आपतित किरण वही है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ठीक है, आपतित, इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। और ये जो है, ये इस तरफ जो जाएगी, नीचे की तरफ, ये कौन सी किरण है, ये किरण है आपकी अपवर्तित किरण। ये है आपकी अपवर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण। अब ध्यान से देखिएगा, और ये है आपका अभिलंब, ये आपका क्या है, अभिलंब है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर के कि जहां पर माध्यम बहुत विरल है, यानी कम डेंस है, वहां पर प्रकाश धड़ल्ले से चलता है ना। और जहां पर माध्यम सघन आया, डेंसिटी आई, जहां पर माध्यम थोड़ा डेंस हुआ, वहां पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है। अब आप एक बात बताइए
कि आप इस लाइन को अगर मीटर की लाइन मान लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके गाड़ी में जो मीटर होता है, उस मीटर में एक डंडी होती है, स्पीड बढ़ती है तो वो डंडी भी बढ़ती है, स्पीड कम होती है तो वो डंडी भी कम होती है, और इसको आप जीरो मान लेते हैं, ये अभिलंब को, ठीक है। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो ये इधर से इधर डंडी बढ़ेगी, है ना, ऐसी। ये आप मीटर की तरह समझिए, बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बड़े बड़े लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, लोग रटते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया कि भाई प्रकाश विरल माध्यम में बहुत तेज चलता है और सघन माध्यम में धीरे चलता है। तो देखिए, अगर ऊपर की तरफ सघन है, ठीक है, और नीचे की तरफ विरल है, ध्यान से समझना मेरी बात, नीचे की तरफ विरल माध्यम है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगी तो ये अविलंब से दूर भागेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो इस तरफ भागेगा। ये देखो, यहाँ पहुंच जाएगा, अभी यहाँ है, अभी यहाँ से यहाँ पहुंच गया वो, यानी कि यहाँ से अविलंब से वो क्या हो गया, अविलंब से दूर हो गया। तो आप क्या कहते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। देखो, पहले यहाँ पर था वो, अब वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, अविलंब से दूर हो गया। और विरल होता तो और दूर चला जाता, ठीक है। वहीं पर अगर मैं कहूं कि भाई अगर ऊपर की तरफ मैं ये सघन को हटा दूं, ठीक है, ऊपर की तरफ मैं क्या कर दूं, ऊपर की तरफ जो है वो मैं विरल माध्यम कर देता हूं। अब ध्यान से समझना, ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ मैंने कर दिया भाई साहब विरल माध्यम, ठीक है। और फिर उसके बाद में नीचे की तरफ मैंने क्या कर दिया, सघन माध्यम कर दिया। नीचे की तरफ मैंने क्या कर दिया, सघन माध्यम कर दिया। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। आपको पता है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और सघन माध्यम में अगर प्रकाश की चाल कम हो जाएगी तो आप देखिए, ये मीटर नीचे आ जाएगा, और मीटर नीचे आया तो क्या होगा, मीटर नीचे आया तो ये अविलंब के पास आ जाएगा। और अविलंब के अगर ये पास आया, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ, हाँ, अगर ये अविलंब के पास आया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह अविलंब के क्या हो जाता है, नजदीक हो जाता है, अविलंब के पास हो जाता है। क्लियर है बातें, ठीक है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब के पास हो जाता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो वो अभिलंब से दूर हो जाता है। क्लियर है। अब आप अच्छे से सीख गए होंगे कि बस आप इसको इमेजिनेशन करते रहिए कि ये आपके गाड़ी के मीटर की डंडी है, और जब स्पीड बढ़ेगी तो ये ऊपर चली जाएगी, स्पीड कम होगी तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो पहला नियम तो आपका ये हो गया, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है आप वो समझिए। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, वो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, कौन कौन सी, मैं तीन चीजों की बात कर रहा हूं। कि पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, ठीक है, फिर उसके बाद अपवर्तित किरण, और फिर अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है वो एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की साइन, यानी कि यहाँ पर आपतन कोण आप देखेंगे, ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण, है ना। और ये कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण। तो इसको आप आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे आप आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपतन कोण की साइन यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की साइन यानी कि आप क्या कहेंगे, साइन आर। ये आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की जो साइन होती है वो एक अनुपात में होती है, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे आप क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक क्या है कि भाई ये अविलंब से जितना दूर या जितना पास जाएगा वो क्या है, इसका अपवर्तनांक है, ठीक है।
जो कि डिपेंड किससे करेगा, आपतित किरण से डिपेंड करेगा। इस पर हम बहुत ज्यादा और पढ़ेंगे क्योंकि अपवर्तनांक के एग्जाम्पल बहुत होते हैं, तो हम वो देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें देखना पड़ेगा परावर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों के हमने नियम तो देख लिए हैं। अब हम फिर से आते हैं परावर्तन की तरफ। ठीक है, तो परावर्तन में एक्चुअल में होता क्या है कि परावर्तन मतलब प्रकाश जो है वो टकराकर वापस आ जाए, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं परावर्तन। जैसे कि ये दीवार है और दीवार पर आपने लाइट मारा और ये लाइट जो है वो टकरा कर वापस आ गया, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई साहब कि यहाँ पर परावर्तन हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, तो जब लाइट टकरा कर वापस आ गया तो आप इसको क्या कह रहे हैं, परावर्तन कह रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो परावर्तन आप समझ गए। अब परावर्तन में हम किस चीज को पढ़ेंगे, अब परावर्तन में हम पढ़ेंगे दर्पण को। चलिए, तो हम बात करते हैं दर्पण की। ठीक है, तो देखो, तो दर्पण की बात करूं तो दर्पण में बेसिकली हम दो तरह के दर्पण देखेंगे। कौन कौन से, एक है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और दूसरा जो दर्पण होता है वो होता है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की बात करूं तो गोलीय दर्पण कैसा होता है, गोलीय दर्पण जो है वो इस तरह का होता है, इस तरह का। अब गोलीय दर्पण को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण को हम दो भागों में बांट देते हैं। किस तरह, एक तो इस तरह जब हम बाहर की सतह को पोत दें। ठीक है, जब हम बाहर की सतह को पोत दें तब, तो जब बाहर की सतह पोतेंगे तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, और दूसरा जब आप अंदर की सतह को पोतें। ठीक है, जब आप अंदर की सतह को पोतें तो वो दर्पण वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। अब देखिए बड़ा सिंपल है, अवतल यानी जिसका तल कैसा हो, जिसका तल जो है वो दबा हुआ हो। अब देखो अगर इस तरफ पुता हुआ है ये, तो कोई भी व्यक्ति इधर से ही देखेगा, इसे मुंह उसका इस तरफ से देखेगा, तो ये देखो उसे दबा हुआ तल दिखेगा, ये दबा हुआ तल है। तो अवतल मतलब दबा हुआ तल, उत्तल मतलब देखो कोई व्यक्ति यहां से मुंह देखेगा अपना, ठीक है, तो उसे अपना ये तल जो है वो उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उत्तल का मतलब क्या होता है, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ तल, अवतल का मतलब क्या होता है, दबा हुआ तल। ठीक है, ये आपको जानना है। समतल मतलब क्या है, बिल्कुल प्लेन कांच। ठीक है, तो पहले तो हम समतल से शुरुआत करते हैं क्योंकि समतल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको बकवास चीजों से दूर रखूंगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं जो कि छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे, जो पूरी नहीं हो पाएंगी इधर। ठीक है, लेकिन हम इस वे में पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल शानदार चीजें मिले। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले समतल दर्पण की। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण की मैं बात करूं तो समतल दर्पण में कुछ खास चीजें हैं। कैसे कि अगर ये समतल दर्पण है, ठीक है, और इसमें इन भाई साहब को अपना पूरा शरीर देखना है। ठीक है, इन भाई साहब को अपना पूरा शरीर देखना है और इन भाई साहब की जो हाइट है वो हाइट है 6 फीट। ठीक है, तो ये मार्केट जाना चाहते हैं और कांच लेके आना चाहते हैं, तो ये कितना कांच लेके आए, कंफ्यूज है। तो उन्होंने फिजिक्स में देखा कि भाई फिजिक्स पढ़ी उन्होंने, और उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कि आपको अपना पूरा शरीर देखने के लिए अपनी हाइट के सिर्फ आधे हाइट के बराबर का कांच लाना पड़ेगा। यानी कि इनको मार्केट से सिर्फ 3 फीट का कांच लाना पड़ेगा, और इस 3 फीट के कांच में ये 6 फीट के भाई साहब पूरे पूरे दिख जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपने क्या समझी कि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर को कांच में देखना है तो उसको अपने हाइट के कितने हाइट का कांच लाना पड़ेगा, तो अपने हाइट के आधे हाइट का कांच उसे लाना पड़ेगा, पहली चीज। ठीक है, चलिए दूसरी चीज कि भाई जब इन्होंने कांच ले आए, ठीक है, इन भाई साहब ने जो है ये कांच लेके आ गए, 3 फीट का कांच ले आए हैं। अब ये 3 फीट के कांच के सामने ये खड़े हैं और निहार रहे हैं अपने आप को। ठीक है, कि मैं कितना सुंदर हूं।
ठीक है, या मैं कितनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो पीछे से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, और ये जो पीछे से जो व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये इनकी वाइफ है और ये बेलन लेके आ रही है। अब ये नॉर्मल चाल से आ रही थी, ठीक है, ये 10, हम कहें कि नॉर्मल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, बहुत नॉर्मल चाल से आ रही। तो भाई साहब को इस कांच में ऐसा लगा कि ये उनकी तरफ दौड़ के आ रही हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि कांच में इनको इनकी स्पीड महसूस हो रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कांच का कमाल है समतल दर्पण का। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी वाइफ बेलन लेके इनकी तरफ भाग रही है, ठीक है, और ये भागने लगे। जबकि बेलन वो तो नॉर्मल पूछने आ रही थी, यार सब्जी का ही बनाए हैं, ठीक है। तो लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि ये तो भागते हुए आ रही हैं। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण की विशेषता होती है कि इसमें जो चाल है वो दुगनी दिखाई महसूस होती है, ठीक है, दुगनी फील होगी इन्हें। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 20 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है तो उसमें उसकी चाल कैसी प्रतीत होगी? तो 40 मीटर प्रति सेकंड होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में जो चाल है वो डबल प्रतीत होती है, ठीक है। समतल दर्पण में चाल जो है वो कैसी प्रतीत होगी? डबल प्रतीत होगी। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की, ठीक है। तीसरी चीज की क्या? कि अगर मैं कहूं कि ये कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है भैया, ये लाइट का सोर्स है और ये लाइट के सोर्स से जो है वो लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आपकी आ रही है। अब लाइट के सोर्स से लाइट आ रही है और ये लाइट आपके पड़ रही है किसी समतल दर्पण पर। ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये लाइट के सोर्स को मैं ना बदलूं, ठीक है, अगर मैं लाइट के सोर्स को ना बदलूं, वहीं का वहीं रखा रहने दूं, तो लाइट जो है वो ऐसी आएगी भाई साहब, ठीक है। और ऐसी आएगी तो आपको पता है कि ये जो है वो इस तरह परावर्तित भी हो जाएगी, यानी कि अगर ये थीटा डिग्री आ रही है तो ये भी थीटा डिग्री परावर्तित हो जाएगी। लेकिन भाई साहब मैंने क्या किया, मैंने इस कांच को जो है वो घुमा दिया, थोड़ा थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो कितना डिग्री घुमा दिया? तो मैं कहूं मैंने इस कांच को थीटा डिग्री घुमा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि थीटा डिग्री घुमाने पर ये होगा कि ये जो लाइट आ रहा है, ये लाइट ऐसा आएगा। तो ये जो परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी। यानी कि अगर मैं कांच को थीटा डिग्री घुमा देता हूं तो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। बस शर्त क्या है? ये सोर्स को ना बदला जाए, वहीं का वहीं रखा जाए। यानी कि अगर मैं कहूं कि स्रोत के साथ मैं कोई भी छेड़छाड़ ना करूं, ठीक है, तो और कांच को जो है मैं अगर थीटा डिग्री घुमाता हूं, थीटा डिग्री घुमाता हूं, तो यहां पर जो परावर्तित किरण है, जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा डिग्री घूम जाती है, 2 थीटा डिग्री घूम जाती है, ठीक है। समझ में आई बातें? ठीक है, चलिए। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक और चीज है समतल दर्पण में, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें, आप चाहें तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं ये भी बता दूं। तो देखिए यहाँ पर कि भाई आपको ये पता करना है कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी है। तो प्रतिबिंब, 2 समतल दर्पण अगर रखे हुए हैं और प्रतिबिंब की संख्या आपको पता करनी है, तो आपको बस इतना पता करना होगा कि ये समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री पर झुके हुए हैं, ठीक है। यानी कि 2 समतल दर्पण है, वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर झुके हुए हैं, बस आपको इतना पता करना है। और जो भी आप, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री के कोण से ये झुके हुए हैं एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ पर आपको 40 का भाग देना है, ठीक है, 40 का भाग देंगे तो 4 नाम की 36, यानी कि 9 आपका उत्तर है। अगर आपका उत्तर विषम आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपका उत्तर यहाँ सम आता है, मान लीजिए, ठीक है, अगर आपका उत्तर कैसा आता है? विषम आता है, तो वही का वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका उत्तर सम आता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका उत्तर है उसमें आपको 1 घटा देना है, ठीक है। जैसे आपका उत्तर 8 आता है तो आपको 1 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा आपका?
7 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका उत्तर भिन्न आता है, ठीक है, भिन्न आता है मतलब क्या कि भैया जैसे कि आपका उत्तर आया है 4 सही 4.5, ठीक है, तो आपका उत्तर 4.5 ना होकर सिर्फ 4 रहेगा। ठीक है, तो ये बताता क्या है, ये प्रतिबिंब की संख्या बताता है कि भाई दो समतल दर्पण अगर एक दूसरे से 40 डिग्री पर झुके हुए हैं तो उस वो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उनमें तो 9 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने फिर हेरा फेरी में देखा होगा कि वो अंदर घुसते हैं और उनको अपने बहुत सारे इमेजेस दिखने लगती हैं, तो वो कांच के रखने का तरीका है। आप कांच को किस डिग्री से रख रहे हो उतने प्रतिबिंब बनेंगे आपके कांच में भाई साहब। ठीक है, तो अगर आप 40 डिग्री के एंगल से रख रहे हैं तो 9 प्रतिबिंब बनेंगे कांच में। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे मान लीजिए आपने 60 डिग्री के एंगल से रखा है, ठीक है, ये 60 डिग्री के, तो 6×36, तो आपके कितने 5 प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि सम संख्या है, एक आप कम कर देंगे तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, समद्विभाजक पर खड़े हुए हैं, तो भी स्थिति थोड़ी बदल जाती है वहां पर। ठीक है, लेकिन अब इतना डीप में हम नहीं पढ़ते, ये बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस तरह की। ठीक है, चलिए, तो समतल दर्पण से इतना ही। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। चलिए, उत्तल और अवतल, तो इसमें हमें जो चीज देखनी रहती है वो है खासकर अवतल दर्पण की। ठीक है, अवतल, लेकिन इससे उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, इन दोनों से ही जो है वो उदाहरण ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि गाड़ी पे जो साइड ग्लास होता है, ठीक है, तो वो साइड ग्लास जो है वो किस दर्पण का बना होता है, तो साइड ग्लास जो है वो बना होता है उत्तल दर्पण का। कैसे याद रखें, तो तुमने अपने साइड ग्लास देखा होगा आपकी, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, तो कुछ इस तरह का होता है, पीछे की तरफ आपने देखा होगा ऐसा सा गोलाई टाइप की होती है। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि भाई जो उत्तल दर्पण है वो उठा हुआ रहता है, तो आप ऐसे याद रख लें। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ कि जो साइड ग्लास है वो साइड ग्लास का ऐसा उठा हुआ तल दिखता है, इस कारण से वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं तो जो गाड़ी के आगे का हेडलाइट होता है, ठीक है, हेडलाइट में कौन सा होता है, तो हेडलाइट में जो है वो आपका अ, अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बात करें कि जो दाढ़ी बनाने वाला कांच होता है, वो दाढ़ी बनाने वाला कांच कौन सा होता है नाई के पास, तो वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, फिर जो चिकित्सक के पास में जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, तो चिकित्सक के पास में जो दांत देखने वाले चिकित्सक होते हैं उनके पास में जो दर्पण होता है वो भी कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, और इसकी मैं बढ़िया शानदार सी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और आपको उसी ट्रिक से चीजें याद रखनी है। ठीक है, कि प्रतिबिंब की स्थिति से मतलब आपका क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति से आपका मतलब यह है कि भाई अगर वस्तु कहाँ रखी है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बेहतरीन सा एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये मैंने बना लिए अवतल दर्पण। ठीक है, और ये हो गया मेरा माध्यम। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे आप मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, और मुख्य अक्ष पे ये होता है फोकस। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान लो f मानता हूं। ठीक है, और इससे डबल दूरी पर यानी कि 2f दूरी पर, कितनी f दूरी पर, 2f दूरी पर जो है भाई साहब, यहाँ पर रहेगा आपका c, वक्रता केंद्र। इसको आप क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, फोकस। और यहाँ कहीं मैं अनंत बना लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। वो क्या है कि ये वाली जो जगह है, इस वाली जगह को आप क्या कहेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की जगह। इस वाली जगह को आप क्या कहेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की जगह। ठीक है, बस आपको इतनी सी चीजें याद रखनी है।
अब देखिए कि अगर जो चीज मैं बता रहा हूं उसे आप ध्यान से समझिएगा। अगर फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज अगर फोकस पर बनती है तो वो बिंदु आकार की रहेगी, ठीक है। थोड़े से और आगे अगर बढ़ते हैं आप यहाँ पर, तो ये जो है वो वस्तु से छोटी रहेगी, जितनी वस्तु है उससे थोड़ी छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूं वस्तु से छोटी, ठीक है, वस्तु से छोटी इमेज बनेगी। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो वस्तु के बराबर, यानी कि जो सी पर जो इमेज बनेगी, ठीक है, सी पर बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये वस्तु के बराबर बनेगी, ठीक है, वस्तु के बराबर इमेज बनेगी। क्लियर। फिर उसके बाद में और आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो वस्तु से बड़ी बनेगी। यहाँ पर देखिए, आप इधर से इधर देखें तो इमेज बड़ी होते जा रही है, ठीक है, जितनी वस्तु है उससे बड़ी बनेगी, तो वस्तु से बड़ी इमेज बनेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर जो है वो वस्तु से बहुत बड़ी इमेज बनती है। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर क्या है, वस्तु से बहुत बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु से छोटी इमेज बनेगी, यहाँ पर वस्तु के बराबर इमेज बनेगी, यहाँ वस्तु से बड़ी इमेज बनेगी और यहाँ पर वस्तु से बहुत बड़ी इमेज बनेगी। क्लियर है। तो इस तरह से जो है वो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या आपने याद रखा कि भाई फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु आकार का बनेगा। फिर वो थोड़े आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और आगे बढ़ेंगे तो वस्तु के बराबर बनेगा, फिर उसके बाद वस्तु से बड़ा बनेगा, और फिर उसके बाद वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। चलिए, अब देखिए मैं आपको एक जादू और ट्रिक बताता हूँ, बड़ी शानदार सी ट्रिक है कि आपको दी हुई है वस्तु की स्थिति और आपसे पूछी जाए प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। प्रतिबिंब, मैं सिर्फ यहाँ ऐसा लिख दे रहा हूँ, प्रतिबिंब की स्थिति। आप समझदार बहुत हैं इसलिए, है ना। तो प्रतिबिंब, तो ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज आपको याद रखनी है जीवन में, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, चाहे कोई भी लेंस हो, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि एफ का उल्टा क्या होता है, अनंत। बस। अगर वो पूछे कि भाई वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप कह दो अनंत पर। अगर वो पूछे कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो आप कह दो फोकस पर। ठीक है। एक तो ये कि आपको फोकस का उल्टा क्या होता है, अनंत, अनंत का उल्टा क्या होता है, फोकस। ठीक है। अगर वो कहे कि वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कि सी पर बनेगा। अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है तो आप कह दो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्लियर। फिर उसके बाद देखो, आपने बस दो ही चीजें याद रखनी है, क्या, कि अगर वो कहे कि भाई वस्तु अगर फोकस पर है तो आप कह दो कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर वो कहे अब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। ठीक है। अब देखो, अब इस सी के साथ अगर वो दो चीजें जोड़ दे, जैसे सी के साथ उसने एफ जोड़ दिया, यानी कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो जहां पर एफ आ जाए वहां पर आपको क्या लगाना है, वहां पर आपको लगाना है अनंत। तो आप कह दोगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है। देखो, आपने एफ का उल्टा क्या याद किया था, अनंत। अगर वो इसका उल्टा बोल दे कि भाई अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप ये बोल दो कि भाई सी और एफ के बीच में। कितना सरल है बताइए। तो दो चीजें याद करी आपने, है ना। शानदार ट्रिक है। चलिए, अब देखो, आपको स्थिति तो मैंने यहां से इस चित्र से बताई दी है, आप सबकी स्थिति चिपकाते जाओ कि जब प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर होगा तो कैसा रहेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है। जब प्रतिबिंब फोकस पर होगा तो बिंदु आकार का रहेगा, यहाँ पर देखो बिंदु आकार का। जब प्रतिबिंब सी पर होगा तो वस्तु के बराबर होगा। जब प्रतिबिंब जो है वो सी और अनंत के बीच में होगा तो ये सी रहा, ये अनंत रहा, तो वस्तु से बड़ा होगा। तो फिर उसके बाद जब वस्तु प्रतिबिंब जो है वो सी और एफ के बीच में रहेगा तो ये आपका सी रहा, ये एफ रहा, और बीच में क्या है, वस्तु से छोटा। ठीक है।
अब इसमें जो सारे प्रतिबिंब हैं वो सारे प्रतिबिंब बनते कैसे हैं? सारे कोई भी प्रतिबिंब हो वो सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वो सारे प्रतिबिंब बनते हैं आपके वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और उल्टे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ प्रतिबिंब नीचे बनाए हैं, देखो उल्टे हैं, अगर ऊपर बनते तो सीधे बनते, ठीक है। तो प्रतिबिंब सारे उल्टे बनते हैं और कैसे बनते हैं? वास्तविक बनते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब उन्हें कहते हैं जिन्हें आप पर्दे पर उतार सको, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं आपके, ठीक है। तो ये बहुत कठिन चीज मानी जाती है जो कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आपको जो है वो अवतल दर्पण के बारे में पता चल गया। अवतल दर्पण में आपको स्थिति पता चल गई कि भाई प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ठीक है। चलिए, अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब हम अब उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण में बड़ी शानदार सी चीज है। उत्तल दर्पण तो और भी सरल है, क्यों? क्योंकि उसमें दो ही स्थितियां होती हैं आपकी, ठीक है। तो चलिए उत्तल दर्पण देख लेते हैं। तो देखो, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, है ना। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है ना, वो प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनते हैं सारे, और आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं। तो वहां पर आपको बस इतना याद रखना है, एक तो स्थिति वही कि अगर वस्तु जो है वो अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। देखो, उसके बाद में ये हो गया आपका पी। इसे पी को क्या कहते हैं? पी को ध्रुव कहते हैं, ये ध्रुव है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर प्रतिबिंब, अगर वस्तु अनंत पर है, ठीक है, ये वस्तु हो गई और ये हो गया प्रतिबिंब, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और अगर वस्तु जो है वो अनंत और पी के बीच में है, मान लो अनंत और पी के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपका हो गया एफ और पी के बीच में, ठीक है। बस ये दो स्थितियां आपको याद रखनी है। सारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? तो सारे प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधे बनेंगे, ठीक है, आभासी और सीधे बनेंगे। क्लियर? चलिए, अब अपन बढ़ते हैं और आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं किरणों के नियम। क्या देखेंगे हम? किरणों के नियम। अब किरणों के नियम दर्पण के भी होते हैं और किरणों के नियम लेंस के भी होते हैं, दर्पण के भी और लेंस के भी। तो दर्पण में किरणों के जो है वो किरणों के 3 नियम होते हैं। लेंस में जो है वो, सॉरी, दर्पण में जो है वो किरणों के 4 नियम होते हैं और लेंस में जो है वो किरणों के 3 नियम होते हैं, ठीक है। दर्पण में किरणों के कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं और लेंस में जो है वो किरणों के 3 नियम होते हैं। तो देखते हैं वो 4 नियम कौन से हैं, ठीक है। चलिए, तो तो वो 4 नियम की अगर मैं बात करूं तो हम शुरुआत करते हैं पहले नियम से, ठीक है। अब मैं चाहे उत्तल बोलूं चाहे अवतल बोलूं, बस उत्तल में ये हो जाता है कि हम ये कहते हैं कि प्रकिरण आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि भाई हम्म, यहाँ पर देखिए कि पहला, इसे क्या कहोगे आप? मुख्य अक्ष। अभी आपने देखा, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका है फोकस, है ना। तो हम पहले हम देखते हैं दर्पण के नियम, है ना। तो दर्पण का नियम क्या कहता है? दर्पण का नियम कहता है भैया कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद में जो है वो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद में जो है वो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर
यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये एफ है कि अगर प्रकाश की किरण या आपतित किरण, तुम आपतित किरण भी कह सकते हो, यदि आपतित किरण जो है वो फोकस से, वो अगर आपतित किरण जो है वो फोकस पर आपतित हो या फोकस पर आए तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। तो अगर आपतित किरण फोकस से होकर गुजरे तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये उसके समांतर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम कहता है कि यदि, यहाँ पर मैं एक बार बना लेता हूं ये, तो देखो तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से जब गुजरेगी तो परावर्तन के बाद जो है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। और चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण, यहाँ पर यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आए, ठीक है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है P, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आए तो समान कोण बनाते हुए जो है वो परावर्तित हो जाती है। अगर प्रकाश की किरण ध्रुव पर आए तो समान कोण बनाते हुए ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चार नियम होंगे, कौन कौन से। यदि प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो परावर्तन के बाद जो है वो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर प्रकाश की किरण जो है वो फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और यदि प्रकाश की किरण जो है वो ध्रुव पर, अगर प्रकाश की किरण ध्रुव पर आएगी तो समान कोण बनाते हुए वो परावर्तित हो जाएगी। क्लियर। तो ये चार नियम आपके परावर्तन के किरणों के नियम हो गए। अपवर्तन के किरणों के नियम दो तो बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। अपवर्तन में आपको ये दो नियम तो बिल्कुल हूबहू मिलेंगे वैसे ही, ठीक है। बस कैसा कि ध्यान से देखिए, पहला नियम क्या कहेगा, पहला नियम यहाँ पर ये कहेगा, अब अपवर्तन में कुछ इस तरह की स्थिति होंगी, ये है ना, क्योंकि अपवर्तन में हम लेंस को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो लेंस में मैंने उत्तल लेंस लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा, इसे आप 2f कह सकते हैं, वक्रता केंद्र है ये, ठीक है, वक्रता केंद्र 2f। तो यहाँ पर देखो कि भाई अब जब आप अपवर्तन पढ़ेंगे तो प्रकाश अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाता है, ठीक है। तो ये आर पार होगा, तो ध्यान से देखिए कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो एक एफ इधर भी होगा और 2f इधर भी होगा। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये देखिए अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। फिर दूसरा नियम क्या कहेगा, कि दूसरा नियम ये कहेगा कि जब प्रकाश की किरण जो है वो फोकस फोकस से आएगी, फोकस से आपतित होगी, या जब आपतित किरण फोकस से होकर गुजरेगी, ये भी आप कह सकते हैं कि के बाद जो है, जब आपतित किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के वो सॉरी अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। जब आपतित किरण जो है वो फोकस से होकर गुजरेगी तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि ये आपका
जरा कि भैया तीसरा नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो या आपतित किरण ध्रुव पर आए तो अपवर्तन के बाद वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि यदि आपतित किरण जो है वो ध्रुव पर आए तो अपवर्तन के बाद जो है वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो इस तरह से 3 नियम आपको देखने को मिलेंगे अपवर्तन में। कौन कौन से? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी। जब आपतित किरण फोकस से होकर गुजरे तो अपवर्तित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जब आपतित किरण ध्रुव पर आए तो अपवर्तन के बाद वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके किरणों के नियम। ठीक है, जब आप जैसे कि मैंने ये अवतल दर्पण बनाया तो उत्तल दर्पण में बस ये हो जाएगा कि फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये आप बोलेंगे जब, फिर उसके बाद यहाँ बोलेंगे कि वक्रता केंद्र से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, परावर्तित होती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो प्रतीत होगी बस वर्ड यूज करना है, बाकी तो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम और आगे बात करेंगे, हम इसमें लेंस के बारे में बात करेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, अपवर्तन के बारे में हम बात करेंगे। अपवर्तन में हम वो चीजें देखेंगे कि भाई अपवर्तन में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। ठीक है, कुछ और चीजें देखेंगे, और एक लेक्चर और होगा प्रकाश का, और आपका ये प्रकाश 2 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा, जो कि 7 से 8 लेक्चरों में होते हैं। ठीक है, उन्हें हम 2 लेक्चर में समेट देंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, चलिए खुश रहिए और मजे कीजिए।